तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो 9/11 के बाद पैदा हुई, जिसे सीआईए ने पैसे दिए और जो आज दुनिया की सबसे पावरफुल और सीक्रेट टेक कंपनियों में से एक बन चुकी है। नाम है पैलेंटियर। 9/11 हमलों से पहले की बात है। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि हमला हुआ, बल्कि ये थी कि अमेरिकी सरकार के पास इसे रोकने के लिए सारा का सारा डेटा पहले से मौजूद था। जी हाँ, अपहरणकर्ताओं के फ्लाइट स्कूल के रिकॉर्ड्स थे, उनके जो पैसों के अजीबोगरीब ट्रांसफर थे वो भी पता थे, और तो और उनके नाम एक वॉच लिस्ट पर भी थे। तो सवाल ये उठता है कि जब पहेली के सारे टुकड़े सामने बिखरे पड़े थे, तो कोई पूरी तस्वीर जोड़ क्यों नहीं पाया? जवाब सिंपल है, ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, बल्कि अलग अलग सोच पाने की, मतलब इमेजिनेशन की कमी थी। प्रॉब्लम ये थी कि सीआईए, एफबीआई, एनएसए, ये सारी एजेंसियां अपने अपने डेटा के टापुओं पर बैठी थी। जानकारी सबके पास थी, लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1999 में। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की जंग लड़ी जा रही थी। ये जंग थी ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ, और ये हो रही थी पेपल नाम की एक कंपनी में, जिसके को-फाउंडर थे पीटर थील। उस समय ना पेपाल को एक बहुत ही चालाक रशियन फ्रॉड करने वाले ग्रुप की वजह से हर महीने $10 मिलियन का चूना लग रहा था। हैकर्स चोरी के क्रेडिट कार्ड और नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म से पैसा ऐसे उड़ा रहे थे जैसे वो कोई खुला खजाना हो। तो यहाँ इंसान और मशीन के बीच एक तरह से शतरंज का खेल शुरू हो गया। मशीन ने कुछ नियम बना दिए, रूसी आईपी एड्रेस को ब्लॉक करो, $500 से ऊपर के लेन देन पर नजर रखो। लेकिन धोखेबाज, वो हमेशा एक कदम आगे थे। दूसरी तरफ थे इंसान, जो डेटा में छिपी कहानियों को पढ़ सकते थे। वो देखते थे, अरे ये अकाउंट तो बस 10 मिनट पहले बना है और एक ही ब्राउजर से 8 अलग अलग कार्ड इस्तेमाल हो चुके हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। और इसी समस्या का समाधान था ईगोर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो इंसानी एनालिस्ट की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने के लिए बनाया गया था। ये सॉफ्टवेयर कनेक्शंस को दिखाता था, संदिग्ध हरकतों पर लाल झंडा उठाता था, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान ही लेता था। और नतीजा, फ्रॉड 70% तक कम हो गया। और यही सोच आगे चलकर पैलेंटियर की नींव बनी। पीटर थियल को अचानक एक बिजली के झटके की तरह एहसास हुआ कि जो 9/11 की डेटा प्रॉब्लम थी ना, वो बिल्कुल पेपैल की फ्रॉड वाली प्रॉब्लम जैसी ही थी। डेटा के टुकड़े अलग अलग बिखरे पड़े थे, बस उन्हें जोड़ने वाला कोई नहीं था। और इसी एक सोच के साथ उन्होंने 2003 में अपनी जेब से $30 मिलियन लगाकर पैलेंटियर की शुरुआत कर दी। लेकिन शुरुआत कह सकते हैं काफी मुश्किल थी। सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने सरकारी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से साफ मना कर दिया। तब थील ने सीआईए की अपनी ही वेंचर कैपिटल कंपनी इनक्यूटेल से $2 मिलियन की फंडिंग उठाई। लेकिन जब सीआईए के सामने पहला लाइव डेमो हुआ तो वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी समस्या के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया था जो उनके दिमाग में थी, उस असली प्रॉब्लम के लिए नहीं जो जमीन पर मौजूद थी। इसी नाकामी से पैलेंटियर ने अपना सबसे बड़ा सबक सीखा और एक ऐसा आइडिया निकाला जो उस वक्त के लिए एकदम नया था, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन आप अपने शानदार ऑफिस में नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट के साथ उन्हीं की टेबल पर बैठकर काम कर रहे हैं, ताकि आप सच में समझ सकें कि उन्हें चाहिए क्या। और यही पैलेंटियर का सीक्रेट वेपन बन गया। और इसी सीक्रेट वेपन के साथ पैलेंटियर अब दुनिया के सबसे खतरनाक मैदान में उतरने वाला था, इराक और अफगानिस्तान के युद्ध के मैदानों में। यहाँ दुश्मन कोई हैकर नहीं था, बल्कि आईईडीज थे, मतलब सड़क किनारे लगाए गए बम। ये अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़े हथियारे थे। इराक और अफगानिस्तान में 2600 से ज्यादा सैनिक इनकी वजह से मारे गए थे। उस समय इराक में अमेरिका की 60% से ज्यादा मौतें इन्हीं बमों की वजह से हो रही थी। यहीं पर पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर, जिसका नाम था गॉथम, काम आया। युद्ध क्षेत्र में मौजूद उनके इंजीनियरों ने बम धमाकों का सारा डेटा, विद्रोहियों के नेटवर्क की जानकारी और सैनिकों की गश्त की रिपोर्ट, इन सब को एक ही नक्शे पर उतार दिया। और अचानक ऐसे पैटर्न दिखने लगे जिन्हें कोई एक इंसान कभी देख ही नहीं सकता था। और इसका असर जबरदस्त। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन ने बताया कि पैलेंटियर के आने के बाद सड़क किनारे लगे बमों को खोजने और उन्हें नाकाम करने में 12% की सीधी बढ़ोतरी हुई।
अब ये 12% सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, इसका सीधा मतलब था मैदान में बचाई जा रही अनगिनत जानें। और फिर आई वो कहानी जिसने पलंतियर को एक लेजेंड बना दिया, ओसामा बिन लादेन की खोज। सोचिए, एक दशक की सबसे बड़ी तलाश, अरबों डेटा पॉइंट्स का एक समंदर, और सीआईए के पास सिर्फ एक छोटा सा सुराग, कुवैती नाम का एक कुरियर। गौतम ने लाखों दस्तावेजों, तस्वीरों और रिकॉर्डिंग्स के उस समंदर को खंगाला और एक फ़ोन नंबर को पकड़ा। ये नंबर एक जाने-माने आतंकवादी परिवार को पाकिस्तान के एक संदिग्ध इलाके से जोड़ रहा था। बस इसी धागे को पकड़कर उस कुरियर का महीनों तक पीछा किया गया और वो आखिरकार पहुंचा एबटाबाद के उस कंपाउंड में जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी छुपा हुआ था। युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद पैलंतियर ने अपना रुख किया कॉर्पोरेट अमेरिका की तरफ, मतलब वॉर रूम से सीधे बोर्ड रूम में, जहां डेटा का खेल और भी बड़ा और मुनाफा उससे भी कहीं ज्यादा था। तो उन्होंने अपनी तकनीक के दो चेहरे बनाए। एक तरफ था गौतम, जो जासूसों और सैनिकों के लिए था, जिसका मिशन था आतंकवादियों को ढूंढना। दूसरी तरफ था फाउंड्री, जो सीईओज और एनालिस्ट के लिए था और जिसका मिशन था मुनाफे को बढ़ाना। एक तरफ जासूस दुश्मन ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ सीईओज मुनाफा। हथियार एक ही था, बस निशाना अलग था। लेकिन देखिए, जब आपके पास इतनी ज्यादा शक्ति हो तो विवाद आपके साये की तरह साथ चलते हैं। तो अब कहानी का रुख है पैलंटियर की अपार शक्ति और उससे जुड़ी जो नैतिक चिंताएं हैं उनकी ओर। कंपनी पर निगरानी का एक ब्लैक बॉक्स होने के आरोप लगे। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई ने इसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों को ट्रैक करने के लिए किया। कंपनी के अंदर से भी आवाजें उठीं। कुछ कर्मचारियों ने कहा, हम यहाँ आतंकवादियों को रोकने आए थे, परिवारों को देश से निकालने नहीं। नागरिक अधिकार समूहों ने प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, यानी अपराध होने से पहले ही अपराधी की भविष्यवाणी करने और एल्गोरिदम के पक्षपात को लेकर गंभीर सवाल उठाए। एक आलोचक ने इस पूरी दुविधा को इन शब्दों में बहुत सही तरीके से बताया, हमने एक गैर जवाबदेह निजी कंपनी को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और महामारी के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसलों पर शक्ति दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका इंटरफेस देखने में अच्छा लगता था। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ही कंपनी सत्ता का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी हो। आपके सपोर्ट से हमें ऐसी और भी जानकारी से भरी चीज़ें बनाने में मदद मिलती है।